नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के करंट अफेयर के रिवीजन सेशन की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि हम यूपी पीसीएस 2024 को टारगेट करते हुए जितना भी अभी तक का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि वन लाइनर फैक्ट के रूप में हम अपनी क्लास में से जो है डिस्कस किया जा रहा है। तो जैसा कि हमने अपनी 2 क्लास कंप्लीट किया है और उसमें लगभग देखा जाए 100 + 150 लगभग इस तरह से अप्रॉक्स जो है क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। तो जिन लोगों ने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में उसकी वीडियो पड़ी हुई है, तो वहां से उस क्लास को देख लीजिए। आज उसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास में हम जो अन्य जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें और इस करंट अफेयर का जो रिवीजन सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप थोड़ा भी नहीं घबराइए। और इसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके अपना शॉर्ट नोट्स बना करके रिवीजन करिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और आज के सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ चलते हैं कि मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल को लोकायुक्त के दायरे में लाने के लिए विधेयक पारित करने वाला जो पहला राष्ट्र यहाँ पे राज्य बना है दोस्तों, वो बना है महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र ने ऐसा विधेयक पारित किया है दोस्तों, ठीक है, जो कि मुख्यमंत्री को भी और साथ ही साथ पूरे मंत्रिमंडल को लोकायुक्त के दायरे में लाएगा। और इस तरह का विधेयक पारित करने वाला दोस्तों तो ये महाराष्ट्र जो है पहला राज्य बन गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें देखा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए विधानसभा के जो सदस्य होंगे तो कितने सदस्यों की अनुमति की आवश्यकता होगी, तो जितने भी कुल सदस्य होंगे वहां की जो विधानसभा है दोस्तों, महाराष्ट्र की विधानसभा के, ठीक है, कुल सदस्य संख्या के, ध्यान रखिएगा, कुल सदस्य संख्या के 2/3 जो सदस्य होंगे दोस्तों, 2/3 सदस्य, ठीक है, उनकी सहमति के बाद, ठीक है, उनकी जो है सहमति के बाद, यहाँ पे ध्यान रखेगा, सहमति के बाद, ठीक है, मुख्यमंत्री को जांच, ठीक है, मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है जांच शुरू किया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखेगा। अगला है दोस्तों DGELV ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, किसके द्वारा किया गया है, तो ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। DGELV का अगर हम लोग फुल फॉर्म देखें दोस्तों तो क्या हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, डीजी एंड लाइफ व्हीकल, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है, डीजी, ठीक है, एंड लाइफ एंड ऑफ लाइफ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डीजी एंड ऑफ लाइफ, ठीक है, व्हीकल। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो है इसका आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। और ये लॉन्च किसके द्वारा दोस्तों किया गया है, ये नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है। और ये किससे संबंधित है दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म है ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ये किससे संबंधित है, तो ये ध्यान रखिएगा गाड़ियों का, ठीक है, गाड़ियां जो होंगी, जो व्हीकल्स होंगी, ठीक है, गाड़ियों की जीवन अवधि खत्म होने का ये सर्टिफिकेट होगा कि भाई अब इस गाड़ी की जीवन अवधि खत्म हो गई, इस पे रोड को चलाया नहीं जाएगा, ठीक है, रोड पे इसको चलाया नहीं जाएगा। तो गाड़ियों की जीवन अवधि खत्म होने का सर्टिफिकेट है, जीवन अवधि खत्म होने का क्या है, ये सर्टिफिकेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा कि वार्षिक यात्रा रुझान सूचकांक ट्रेवलोपीडिया 2023 जारी किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, तो ओयो के द्वारा जो है जारी किया जाता है ये ट्रेवलोपीडिया, ठीक है, ये रैंकिंग है जो कि जो वार्षिक यात्रा रुझान है लोगों की, उसके प्रति ये क्या करता है, इंडिकेट करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो सर्वेक्षण किया गया था, ठीक है, ये जो सूचकांक जारी किया गया, ये कितने कितने समय तक के लिए किया गया, तो 1 जनवरी से लेकर के दोस्तों, ठीक है, 1 दिसंबर तक 2023 के बीच में जितना भी यात्रा रुझान रहा है उसमें ये जारी किया गया है। किन राज्यों में दोस्तों सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित किया है, तो सर्वाधिक जो पर्यटक गए हैं दोस्तों किन राज्यों में गए हैं, तो सर्वाधिक जो पर्यटक जो आकर्षित किया है किस राज्य ने किया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तो ये सबसे पहले ध्यान रखिएगा यूपी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर महाराष्ट्र है, ठीक है, उसके बाद तेलंगाना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो पर्यटकों को आकर्षित किया है दोस्तों इसके अनुसार, ठीक है, ट्रेवलोपीडिया के अनुसार ये किया है दोस्तों यूपी। और वहीं पे हम बात करें दोस्तों शहरों के मामले में, अगर देखा जाए शहरों में जो सर्वाधिक पर्यटक गए हैं, शहरों के मामले में किस शहर में गए हैं, तो ये हैदराबाद में सबसे पहले ज्यादा गए हैं। उसके बाद की बात करें दोस्तों तो बेंगलुरु में गए हैं, ठीक है, उसके बाद की बात करें तो कहाँ गए हैं, तेलंगाना में, माफ करिएगा दोस्तों दिल्ली में गए, ठीक है, शहरों के मामले में। तो यहाँ पे अगर शहर राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश, शहर की बात करें तो हैदराबाद।
चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, सुशासन सप्ताह का आयोजन किया गया, ठीक है, या फिर किया जाता है, कब से कब तक किया गया दोस्तों? तो 2023 में किया गया, 19 से लेकर के 25 सितंबर तक जो है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गुड गवर्नेंस वीक मनाया गया। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए गुड गवर्नेंस डे यानी कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये किसकी जन्मदिन या फिर जयंती के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है? तो ये पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पे हर साल जो है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये जो सप्ताह है, तो ये जो केंद्रीय मंत्री हैं दोस्तों जितेंद्र सिंह, ठीक है, जितेंद्र सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा, ठीक है, इस सुशासन दिवस का क्या किया गया दोस्तों? जो है एक तरीके से आयोजन किया गया, उद्घाटन किया गया। और इसका जो आयोजन किया गया दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आयोजन जो किया गया तो ये किस प्रशासनिक या फिर किस विभाग के द्वारा किया गया, अगर आपसे पूछा जाए तो भाई ध्यान रखिएगा, ये है, ठीक है, DAR, ठीक है, PG यानी कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा किया गया। और ये कौन सा संस्करण था दोस्तों? ये भी ध्यान रखिएगा, तो ये 3rd एडिशन था, ठीक है, तीसरा संस्करण था। चलिए इसी तरह जल्दी जल्दी पॉइंट को देखते चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड में गायरोकॉप्टर की सफल उड़ान जो है संपन्न हुई है। कहां पे दोस्तों? उत्तराखंड में कहां पे? तो वैरागी कैंप जो कि हरिद्वार में, वहां पे जो है गायरोकॉप्टर की सफल जो है उड़ान लागू की गई या फिर संपन्न हुई है। अगला पॉइंट है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ जो है ग्रहण किया है, किसने किया है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये वैष्णो देव सहाय ने। तो आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और इनके बारे में दोस्तों बात करें कि ये किस क्रम के छत्तीसगढ़ के नए मंत्री बने, तो ये ध्यान रखिएगा, ये चौथे क्रम के, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चौथे क्रम के। और वहां के उप मुख्यमंत्री भी, 2 जो है यहाँ पे डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं दोस्तों, 2 डिप्टी, ठीक है, सीएम भी बनाए गए हैं। कौन कौन बनाए गए हैं? तो यहाँ पे ये भी नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, विजय शर्मा। और कौन बनाया गया दोस्तों? साथ ही साथ बात करें तो अरुण साव, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अरुण साव, ठीक है। और यहाँ पे गवर्नर किसे बनाया गया दोस्तों? यहाँ के जो गवर्नर राज्यपाल कौन बने हैं दोस्तों? अगर आपसे गवर्नर पूछा जाए तो रमन सिंह, जो कि यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, रमन सिंह जो है छत्तीसगढ़ के गवर्नर बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट है, संसद द्वारा पारित विधेयक को जम्मू और कश्मीर में 11 वर्ष बाद लागू किया गया। तो किस विधेयक को दोस्तों? तो आनंद विवाह संशोधन विधेयक था दोस्तों। इसको जो है ये संसद के द्वारा, ठीक है, पारित कर दिया गया था 2012 में। और 11 वर्ष के बाद ये जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है दोस्तों? लागू किया गया। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि ये अधिनियम का क्या महत्व होगा अगर ये जम्मू कश्मीर में लागू हो जाएगा, तो दोस्तों ये जो अधिनियम है, आनंद विवाह अधिनियम, बेसिकली ये सिख विवाह जो है अनुष्ठान है उससे संबंधित होता है। अगर आपसे पूछा जाए भाई किस धर्म से, तो चूंकि हिंदू धर्म के अंतर्गत दोस्तों 3 धर्म आते हैं, एक तो हिंदू, ठीक है, दूसरी बात करें बौद्ध, ठीक है, जैन, सिख, ठीक है, यहाँ पे बौद्ध, जैन और सिख, ठीक है, यानी कि हिंदू के अलावा 3 अन्य धर्म आते हैं हिंदू धर्म के अंतर्गत। और यहाँ पे जो सिख धर्म से संबंधित जो सिख विवाह अनुष्ठान है, ठीक है, उससे संबंधित ये आनंद विवाह है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ये जो सिख विवाह अनुष्ठानों को, इससे क्या होगा? वैधानिक मान्यता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। क्या होगा इससे? इस विधेयक के जो है पारित होने के बाद वैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई, ठीक है, मान्यता प्राप्त हो गई। और ये एक तरीके से लंबे समय से वहां पे मांग चल रही थी कि भाई जो है आनंद विवाह को लागू किया जाए। और यहाँ पे इससे क्या होगा? तो जब सिख विवाह जो अनुष्ठान है, जब उसको वैधानिक मान्यता मिल जाएगी, तो जो सिख जोड़े होंगे, ठीक है, तो उनको जो विशिष्ट नियमों, एक तरीके से इस विधेयक में बहुत सारे नियम है, उनके तहत क्या होगा? उनको रजिस्ट्रेशन, अपने मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने का क्या हो जाएगा? परमिशन मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस जो है ये जो हिंदू और ये आनंद विवाह अधिनियम है दोस्तों, इसको कब शुरू किया गया था? तो ये लगभग 1909 के आसपास जो है शुरू किया गया था। और इस अधिनियम का बेसिकली उद्देश्य क्या था? जो सिख विवाह समारोह होता है, ठीक है, यानी कि आनंद कारज, एक तरीके से विवाह एक आनंद का कार्य होता है, लोग खूब झूम मस्ती करते हैं, तो एक तरीके से जो सिख विवाह समारोह, इसीलिए इसको आनंद विवाह कहा गया है, उसी को मान्यता देता है, ठीक है, उसको मान्यता देता है। और आगे चल करके, ठीक है, संसद ने इस वर्ष 2015 में इस, ठीक है, जो आनंद विवाह अधिनियम है 1909 में 2012 में इसमें संशोधन किया गया। जब लेकिन ये चूंकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, तो अब जो है जम्मू कश्मीर में इसे लागू कर दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार कर लीजिएगा, ठीक है।
डबल स्टार कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, कौन से आईआईटी संस्थान, ठीक है, तो आईआईटी कानपुर के द्वारा जो है भारत का पहला, ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये किसके सहयोग से लॉन्च किया गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है कोटक महिंद्रा बैंक है दोस्तों, इसके सहयोग से इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये आईआईटी कानपुर है दोस्तों, इसलिए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, तेलंगाना विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों। किसे चुना गया है, तो ये है गाधम प्रसाद कुमार, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन्हें जो है तेलंगाना विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। तेलंगाना में भी दोस्तों क्या था, इलेक्शन हुआ था, ठीक है, और वहां पे ये नए जो है अध्यक्ष चुने गए हैं। और जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री दोस्तों, ध्यान रखिएगा, उप मुख्यमंत्री जो चुने गए, चलिए मुख्यमंत्री आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कौन है तेलंगाना के मुख्यमंत्री। और जो उप मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, उनकी हम बात करें तो कौन है दोस्तों, यहाँ पे भट्टी, ठीक है, भट्टी विक्रमार्क मल्लू, ठीक है, मल्लू। अगला यहाँ पे हमारा पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया गया। कब मनाया गया दोस्तों, तो 15 से लेकर के 31 दिसंबर तक, ठीक है, जो है सड़क सुरक्षा पखवाड़ा जो है मनाया गया। किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग के द्वारा मनाया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, जम्मू कश्मीर से संबंधित 2 बिल संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है पारित किया गया। संसद के 2 सदन कौन है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा। और ये 2 बिल कौन से है जिनके संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो है पारित किया गया, तो एक पहला बिल है दोस्तों जम्मू और कश्मीर, ठीक है, पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023, ठीक है, और दूसरा क्या है, जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, ठीक है। अब इसके तहत, इस विधेयक के तहत दोस्तों ध्यान रखिएगा क्या होगा, तो जो जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा सीटें हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा की जो सीटें हैं, ध्यान रखिएगा, सीटें, उनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, अब 90 हो जाएंगी, ठीक है, 90 हो जाएंगी। कितने से बढ़ करके, 83 से बढ़ करके, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। और ये दोस्तों जो है जम्मू कश्मीर आरक्षण जो संशोधन विधेयक यानी कि ये 2000, ठीक है, ये जो आरक्षण संशोधन विधेयक है 2023, इसे ध्यान रखिएगा किस अधिनियम में संशोधन किया गया है, तो ये 2004 था, ठीक है, ये 2004 था, यानी कि जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन किया गया है, ठीक है, तो ये चीज, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है दोस्तों हमारे लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया है। तो किस हवाई अड्डे को दोस्तों यहाँ पे किया है, तो वो बताइए हमें। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सूरत गुजरात का जो हवाई अड्डा है उसे जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया है, ठीक है, ये ध्यान आप रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट है दोस्तों हमारे लिए यहाँ पे कि क्वीन लेक क्रूज का उद्घाटन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिए गोरखपुर में जो रामगढ़ ताल है दोस्तों, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा दोस्तों रामगढ़ ताल, ये किस जिले में है, तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। और इसी जो है ताल में क्वीन लेक क्रूज का उद्घाटन किया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्रूज का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है इस क्रूज का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए द्विवार्षिक अभ्यास है दोस्तों प्रस्थान, इसका आयोजन किया गया, कहां पे किया गया दोस्तों, तो ये देखिए द्विवार्षिक यानी कि एक तरीके से बायन एनुअली है, यानी कि 2 वर्षों में एक बार होने वाला है, ठीक है, 2 वर्षों में एक बार होने वाला ये अभ्यास है, इसका नाम प्रस्थान है। और इसका ध्यान रखिएगा ये जो है किया गया मुंबई तट पर इसका आयोजन किया गया, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा इस अभ्यास का आयोजन जो है किस जो है समस्या से जुड़ने के लिए किया गया है, ठीक है, या किस समस्या का समाधान निकालने के लिए किया गया है, तो ध्यान रखिएगा जो तेल उत्पादन है दोस्तों, तेल उत्पादन से जुड़ी जो आकस्मिक समस्याएं आ जाती हैं, कोई जो है अचानक से कोई समस्या आ जाती है, तो उससे जो है जूझने के लिए इसका जो है इस अभ्यास का आयोजन किया गया, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट हमारे लिए पॉइंट है कि सेल्फी विद चीफ मिनिस्टर पहल राज्य द्वारा शुरू की गई। किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो भाई अगर आपको मुख्यमंत्री जी के साथ सेल्फी लेनी है तो ये एक पहल शुरू किया गया है, ये उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। और आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरीके से उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है दोस्तों नवीन पटनायक जी, वो 2 बच्चियों के साथ क्या ले रहे हैं? सेल्फी ले रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से सेल्फी विद चीफ मिनिस्टर जो पहल शुरू किया गया है ये उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन किया गया दोस्तों। कहां किया गया? ये पटना बिहार में किया गया। ठीक है, बिहार के पटना में किया गया। और ये जो क्षेत्रीय परिषदें होती हैं इन परिषदों की बैठक की जो अध्यक्षता की जाती है वो केंद्रीय गृह मंत्री दोस्तों उनके द्वारा किया जाता है, क्योंकि क्षेत्रीय परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। ठीक है, तो इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई दोस्तों? अमित शाह जी के द्वारा किया गया। अमित शाह जी क्या है? तो ये ध्यान रखिएगा केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री है। अच्छा ध्यान रखिएगा यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, जो यहाँ पे जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं आपसे पूछा जाए तो देखिए बिहार तो आता है, बिहार में तो आयोजन भी किया गया। बिहार के बाद दोस्तों देखिए उड़ीसा आता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा राज्य आता है? पश्चिम बंगाल आता है। ठीक है, उसके बाद झारखंड आता है। बाकी अब आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे आपको खोलना है भैया पॉलिटी की बुक, और पॉलिटी की बुक खोलने के बाद ये जो क्षेत्रीय परिषदें हैं इनको आप बताइए कि भाई क्या है, ये एक संवैधानिक जो परिषद है। ठीक है, इसका गठन का उल्लेख जो हमारे संविधान में, या फिर ये गैर संवैधानिक यानी कि संविधान का इसमें उल्लेख नहीं है, सामयिक है या किसी अधिनियम के द्वारा इनका गठन किया गया। कितनी जो क्षेत्रीय परिषद है, एक तो हमें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद दिख रही है और अन्य कितनी क्षेत्रीय परिषद है, इसकी जिम्मेदारी आपकी बताने की है। और अच्छे से इस पोर्शन को पढ़ लीजिए, आए दिन इससे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है कि भारतीय पैमाने पर ऑटिज्म के आकलन के लिए 2 दिवसीय जो अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कहां पे किया गया दोस्तों? तो ये किया गया नई दिल्ली में। ऑटिज्म एक बीमारी है और इसके प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए इंटरनेशनल ऑटिज्म, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ ऑटिज्म जो है ऑटिज्म अवेयरनेस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और इस सम्मेलन का दोस्तों ये जो सम्मेलन है, ये जो 2 दिवसीय कार्यशाला है, इसका आयोजन अगर पूछा जाए किसके द्वारा किया गया तो ये किया गया दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय, ठीक है, ये राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण, ठीक है, सशक्तिकरण संस्थान। अगला क्या है यहाँ पे? सिकंदराबाद। ठीक है, सिकंदराबाद। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों? तो ये प्रशांत अग्रवाल है, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। किस क्षेत्र में? इन्होंने दिव्यांग लोगों के लिए जो कार्य किया, उनके सशक्तिकरण के लिए जो कार्य किया है उसके लिए जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा प्रदान किया गया ये पुरस्कार? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है ये पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कृष्ण वेगी संगीत निरंजनम का आयोजन किया गया। कहां, किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया, जो कि भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया। कहां किया गया दोस्तों? ये ध्यान रखिएगा, तो ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। ठीक है, कहां किया गया? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जो है इसका आयोजन किया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इसका आयोजन किया गया। इस बेसिकली ये जो आयोजन है दोस्तों, कृष्णवेणी संगीत निरंजनम का जो आयोजन किया गया, इसका अगर उद्देश्य आपसे पूछ ले भाई किस उद्देश्य से विजयवाड़ा में इसका आयोजन किया गया, तो ध्यान रखिएगा जो हमारी शास्त्रीय, ठीक है, जो हमारी शास्त्रीय संगीत है दोस्तों, शास्त्रीय संगीत की, ठीक है, जो एक तरीके से समृद्ध विरासत का उत्सव मनाना। जो हमारी शास्त्रीय संगीत है उसकी जो समृद्ध विरासत है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना, उसके प्रति लोगों को बनाना और उत्साह मनाना। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला पॉइंट है हमारे लिए कि भारत में टैंकों में एसी केबिन अनिवार्य कर दिया गया। तो आप ये देखिए जो ट्रक है, टैंक मैंने बोल दिया गलती से, माफ करिएगा, यहाँ पे जो भारत में ट्रक चलाई जाती है उसमें एसी केबिन अनिवार्य कर दिया गया है। और ये अनिवार्यता कब से लागू होगी दोस्तों? तो 1 अक्टूबर 2025 से ये अनिवार्यता लागू होगी। और ये किन श्रेणी के वाहनों पर लागू होगी? ध्यान रखिएगा, N1, ठीक है,
और साथ ही साथ देखा जाए N1 और N2 जो वाहन श्रेणी होती है, ठीक है, जो इस कैटेगरी की जो ट्रकें होंगी उनमें जो है ये केबिन, एसी केबिन अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री चुना गया है दोस्तों। किसे चुना गया है तो आप तस्वीर देख सकते हैं, मोहन यादव दोस्तों शिवराज सिंह चौहान के स्थान पे ये नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। कहाँ के बनाए गए हैं, ठीक है, ये बनाए गए हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में बनाए गए। मध्य प्रदेश में जो है डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। कौन दो डिप्टी सीएम है तो एक राजेंद्र शुक्ला है दोस्तों, राजेंद्र शुक्ला है, और वहीं हम बात करें दोस्तों एक जो है जगदीश, ठीक है, जगदीश, ठीक है, जगदीश देवड़ा है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये डिप्टी सीएम आप देखिए इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है, लगभग हर राज्य में अब आपको सुनने को मिल रहा है एक डिप्टी सीएम। तो अब आप मुझे बताइए जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद है, क्या ये एक संवैधानिक पद है? क्या हमारे संविधान में डिप्टी सीएम का कहीं उल्लेख है? अगर उल्लेख है तो किस अनुच्छेद में उल्लेख है आप मुझे बताइए। अगर नहीं है तो ये पद किस तरह का पद है आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए जितने राज्यों में हमें यहाँ पे तेलंगाना मिला, ठीक है, हम बात करते हैं किसके बारे में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, मणिपुर, इन सब जगहों पे क्या हुआ, इलेक्शन हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए इनकी विधानसभा की सीटें कितनी है, लोकसभा में इनका प्रतिनिधित्व कैसे है, राज्यसभा में इनका प्रतिनिधित्व कैसे, तो इन सारी चीजों की डिटेल आप देख लीजिएगा। राजस्थान का मुख्यमंत्री चुना गया है दोस्तों, भजन लाल शर्मा को जो है राजस्थान का मुख्यमंत्री चुना गया है। तस्वीर आप इनकी देख रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे भी हमें दो डिप्टी सीएम देखने को मिल रहा है राजस्थान में भी, और ये दो डिप्टी सीएम कौन है ये भी इंपॉर्टेंट, देखिए हर राज्य में डिप्टी सीएम बनाया गया है तो आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्रेमचंद्र, ठीक है, बेरवा जो है, और साथ ही साथ बात करें दोस्तों यहाँ पे दिया कुमारी, ठीक है, दिया कुमारी जो है ये यहाँ की डिप्टी सीएम जो है बनाई गई है। अगर आपसे पूछे भाई राजस्थान के जो विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, विधानसभा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखेगा ये बनाया गया है दोस्तों वासुदेव, ठीक है, वासुदेव देवनानी, ठीक है, वासुदेव देवनानी को बनाया गया है। विकसित भारत @2047 वॉइस ऑफ यूथ लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए भाई अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं कि ऊर्जा संरक्षण हेतु जम्मू के छात्रों के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय आंदोलन 4E वेव को लॉन्च किया गया। कहां लॉन्च किया गया है दोस्तों, तो ये दिल्ली में किया गया, और ये ऊर्जा संरक्षण के लिए किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो जम्मू छात्रों के नेतृत्व में किया गया। ये एक राष्ट्रीय आंदोलन है, ठीक है, ये दिल्ली में किया गया। इस आंदोलन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों, दिल्ली में किया गया है। तो जो केंद्रीय मंत्री हैं दोस्तों RK सिंह, ठीक है, RK सिंह के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। और अगर हम बात करें इसमें 4E वेव, यानी कि 4 से क्या तात्पर्य है दोस्तों, 4E यानी कि ध्यान रखिएगा ये है आपका, ठीक है, पर्यावरण मित्रता यानी कि इकोलॉजिकल, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली, पर्यावरण मित्रता की बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, मित्रता। वहीं पे हम अर्थव्यवस्था यानी कि यहाँ पे इकोनॉमी की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। वहीं हम बात करें दोस्तों एजुकेशन यानी कि तीसरा E क्या है, एजुकेशन, शिक्षा है दोस्तों। वहीं देखें चौथा E क्या है दोस्तों, सशक्तिकरण यानी कि एम्पावरमेंट है, ठीक है। तो ये 4E का तात्पर्य यही है। 4E वेव का जो है लॉन्च किया गया, दिल्ली में किया गया है, और 4E से तात्पर्य हमें यही देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए भाई देखिए मिजोरम ने मिजोरम में जो है इलेक्शन हुआ था, और मिजोरम के मुख्यमंत्री का पद किससे ग्रहण किया है दोस्तों, तो लाल दुहमा ने जो है, इनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लाल दुहमा जो है ये मिजोरम के मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। मिजोरम के राज्यपाल दोस्तों कौन है जिन्होंने इनको शपथ दिलाई, तो ये भी ध्यान रखिएगा जो गवर्नर है मिजोरम के वो कौन है दोस्तों, ठीक है, वो है, ठीक है, यहाँ पे हरि बाबू, ठीक है, कौन है दोस्तों, हरि बाबू कंभमपति, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो लाल दुहमा है ये किस पार्टी से, अगर आपसे ये पूछा जाए भाई ये किस पार्टी से है, किसके मतलब किससे गठबंधन से संबंधित है, किस गठबंधन से, तो ये अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ये है जोरम पीपुल्स मूवमेंट, ठीक है, कौन है दोस्तों, जोरम पीपुल्स, ठीक है, मूवमेंट, इससे ये संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कॉलेज की सर्वाधिक बड़ी पठन गतिविधियां को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, तो किस कॉलेज की, तो ये SP कॉलेज पुणे की,
ठीक है, जो यहाँ पे है दोस्तों एसपी कॉलेज पुणे जो कि महाराष्ट्र में है, वहां के जो सर्वाधिक बड़ी पठन गतिविधियों को क्या किया गया है, ठीक है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो इस पठन गतिविधियों में माता पिता जो पेरेंट्स, कितने माता पिता शामिल हुए थे दोस्तों, तो 3066 जो है माता पिता पेरेंट्स जो है वो शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए अगली बात यहाँ पे अगला है कि पैसे के बदले सवाल के मामले में सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है। तो पैसे के बदले, ठीक है, सवाल के मामले में जो सांसद थी, इनका नाम है महुआ मोइत्रा, ठीक है, इनको जो है अयोग्य घोषित किया गया है। ठीक है, और ये किस लोकसभा सीट से संबंध से सांसद थी दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल की थी ये, कृष्णा नगर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कृष्णा नगर थी दोस्तों और ये पश्चिम बंगाल की थी। ठीक है, पश्चिम बंगाल सीट से जो है ये लोकसभा सांसद थी। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों, बीडा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? मनोज कुमार सिंह को किया गया, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। बीडा का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये क्या है, बीडा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की गई, किसके द्वारा जारी की गई, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें शीर्ष जो 2 ब्लॉक है, ये आपसे अगर पूछा जाए, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेगा, शीर्ष जो 2 ब्लॉक है कौन से हैं ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये ब्लॉक है आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट, तो आपने सुना होगा आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ये आकांक्षी ब्लॉक है। तो शीर्ष ब्लॉक कौन से है दोस्तों, तो ये 2 ब्लॉक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर लीजिएगा। शीर्ष 2 ब्लॉक कौन से है दोस्तों, तो एक आपका देखा जाए पहले स्थान पे तो तेलंगाना का एक ब्लॉक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्या नाम है, तिरयानी ब्लॉक। ठीक है, तिरयानी ब्लॉक है जो कि कहाँ का है, तेलंगाना का। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक ब्लॉक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ब्लॉक है दोस्तों कौशाम्बी जिले का कौशाम्बी ब्लॉक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौशाम्बी ब्लॉक है दोस्तों, कौशाम्बी जिले का, और ये कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। ये शीर्ष 2 ब्लॉक हैं। इस कार्यक्रम में दोस्तों कितने जिलों और कितने, अगर आपसे पूछा जाए कितने जिलों को शामिल किया गया था इस कार्यक्रम में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया था, तो 329 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया था। और अगर आपसे ब्लॉक पूछे कि भाई कितने ब्लॉक को, तो 500 ब्लॉक को जो है इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना, तो ये संस्कृत मंत्रालय के द्वारा दोस्तों इसे लॉन्च किया गया। और मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो पूरे भारत के जो गांव है, ठीक है, उन गांव का क्या करना, पूरे भारत के जो गांव है उन गांवों का, ठीक है, एक तरीके से सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक मैपिंग और साथ ही साथ क्या करना, ठीक है, और प्रलेखन करना। ठीक है, एक तरीके से सांस्कृतिक मैपिंग और प्रलेखन करना इसका उद्देश्य। ठीक है, मिशन के तहत केंद्र सरकार ने नारी अदालत के घटक को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया। किस मिशन के तहत, तो मिशन शक्ति के तहत। ठीक है, तो इस मिशन शक्ति के तहत जो है केंद्र सरकार ने नारी अदालत के घटक को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का दोस्तों क्या किया है, इसमें जो है निर्णय लिया है। और अगर आपसे पूछा जाए पहले चरण में इसे कहाँ, किस राज्य में लागू किया जाएगा, तो राज्य की बात करें दोस्तों असम, और यूटी की बात करें, स्टेट की बात करें असम, और यूटी की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इसे लागू किया जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कितने जिलों में, ठीक है, कितने जिलों को चुना गया है इसके लिए, तो 2 जिलों को। ठीक है, 2 जिलों को जो है इसमें चुना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट। सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी है दोस्तों, कौन है, तो ये कैप्टन गीतिका कौल है दोस्तों। गीतिका कौल दोस्तों, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सियाचिन में तैनात होने वाली, सियाचिन जो विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, क्या एक तरीके से युद्ध गलियारा है। ठीक है, एक और वहां पे, ठीक है, ये जो है प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। वही देखिए सियाचिन ग्लेशियर की फिर से बात करें, सियाचिन ग्लेशियर के किस ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है दोस्तों, तो ये कैप्टन फातिमा। किसी भी ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली जो पहली महिला अधिकारी बनी है वो कैप्टन फातिमा वसीम बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारत के, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, भारत के
किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। कौन बना है दोस्तों? रेशमा प्रसाद। और किस विश्वविद्यालय में? तो ये ध्यान रखिएगा, ये पटना विश्वविद्यालय में दोस्तों, ठीक है, पटना विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत की गई हैं और ये पहली महिला ट्रांसजेंडर है जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये किसके द्वारा मनोनीत किया गया है? तो जो बिहार के, ठीक है, राज्यपाल हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो बिहार के राज्यपाल हैं और साथ ही साथ जो वहां के कुलाधिपति हैं जिनका नाम है राजेंद्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिहार पीसीएस जो लोग देंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, विश्वनाथ, ठीक है, आर्लिंकर, इनका ये नाम है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए वही बात करते हैं दोस्तों, श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, संतोष झा ने दोस्तों श्रीलंका में क्या किया है? भारतीय उच्चायुक्त के पद के रूप में जो है पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट है गोवा मुक्ति दिवस दोस्तों, कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस ध्यान रखिएगा 19 दिसंबर को मनाया जाता है। मुक्ति यानी कि किससे मुक्ति पाना? तो आपको पता है भारत तो 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन चूंकि गोवा में जो है पुर्तगाली रहा करते थे और पुर्तगालियों ने गोवा को जो है पुर्तगाल का क्षेत्र बनाते हुए गोवा को छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से 1961 की बात है दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है दोस्तों ऑपरेशन विजय, ठीक है, और इस ऑपरेशन के माध्यम से दोस्तों गोवा को क्या किया गया? पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। और ये दिन कौन सा था? 19 दिसंबर था, जिस वजह से हर साल 19 दिसंबर को दोस्तों गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसी दिन गोवा के साथ साथ और किसे मुक्त कराया गया था दोस्तों? दमन और द्वीप को भी कराया गया था, क्योंकि दमन और द्वीप पे भी इनका कब्जा था, ठीक है। नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय मॉनिटरिंग स्टेशन दिवस मनाया गया दोस्तों, 19 दिसंबर को मनाया गया। और यह दिवस किसके द्वारा मनाया गया अगर आपसे पूछा जाए तो ये ध्यान रखिएगा, वायरलेस मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन और वायरलेस, ठीक है, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन विंग के द्वारा जो है बनाया गया, यानी कि WMO। और WMO की स्थापना दोस्तों यहाँ पे कब हुई? यानी कि वायरलेस, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये वायरलेस मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है इसकी स्थापना हुई थी 1952 में हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे बात करें दोस्तों, जो वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो संचार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ये सब लिख दिया करिए, ठीक है, जो संचार मंत्रालय है उसके अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिवस है यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया गया? तो 19 दिसंबर को मनाया गया। चूंकि ध्यान रखिएगा हम लोगों ने दिवस ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ अन्य जो इंपॉर्टेंट डेज है उनको हम देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छठवां है, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है दोस्तों? सुकृता पाल कुमार को दिया गया, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इनकी चूंकि ध्यान रखिएगा ये साहित्यिक पुरस्कार है, तो इनकी किस साहित्य सामाजिक उपलब्धि के लिए इनको प्रदान किया गया दोस्तों? किस मतलब पुस्तक के लिए इनको प्रदान किया गया? तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, साल्ट एंड पेपर, ठीक है, साल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम, ठीक है, इसके लिए जो है इनको प्रदान किया गया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ये जो साल्ट एंड पेपर है, ठीक है, साल्ट एंड पेपर जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये ध्यान रखिएगा सुकृता पाल कुमार के द्वारा लिखा गया है, जिन्हें जो है क्या किया गया है? यहाँ पे छठवां रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे न्योहोमा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? सविता लाडेस को किया गया है, ठीक है, न्योहोमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, रॉयल सोसाइटी, ठीक है, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के द्वारा जो है, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री जो कि यूके में है उसके द्वारा जो है ये आपको प्रदान किया जाता है, ठीक है। सविता लाडेस कौन है दोस्तों? इनकी जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो है होमी भाभा, ठीक है, यानी कि भाभा जो है होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन की ये क्या है दोस्तों? प्रोफेसर है, ठीक है। तो आज के लिए फैक्ट्स तो हम इतना ही रख रहे हैं, कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं जो हाल फिलहाल में, ठीक है, चर्चा में है, आइए उन्हें एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, जो स्वयं प्लेटफॉर्म था उसको, ठीक है, स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म कर दिया गया है। और स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया है वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके सहयोग से? तो IIT मद्रास के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म है इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? जो कॉलेज होते हैं, जो स्कूल होते हैं, उनमें जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं उनको क्या, जो औद्योगिक जो इंडस्ट्री है दोस्तों, ठीक है, आज की जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री में किस तरह की जरूरतें हैं, उस जरूरतों को ध्यान में रखते हुए
ठीक है, उसके मुताबिक जो है कोर्सों को चलाना, यानी कि जो इंडस्ट्री को जिस तरीके की जरूरत है उसी जरूरत के अनुसार कोर्स बनाना, उस कोर्सों को विद्यार्थी को पढ़ाना। इसी उद्देश्य से स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया शिक्षा मंत्री के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, सिक्किम का देखिए पहला रेलवे स्टेशन स्थापित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा। और ये सिक्किम में है दोस्तों, रेंगपो, ठीक है, सिक्किम में ठीक है रेंगपो है। और ये किसको जोड़ेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तो ये पश्चिम बंगाल के सेवकों को जोड़ेगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल के सेवकों को जोड़ेगा ये रेलवे स्टेशन। और ये सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन है, ठीक है, और ये 45 किलोमीटर तक फैली, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेवको रेंगपो रेलवे लाइन है। और इसकी कई सारी विशेष उपलब्धियां जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला रेलवे स्टेशन स्थापित किया है, तो वो सिक्किम ने किया, जो कि सिक्किम के रेंगपो को, ठीक है, पश्चिम बंगाल के सेवकों से जोड़ेगा, ठीक है। लोकपाल के नए अध्यक्ष बनाए गए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यायमूर्ति AM ठीक है खानविलकर को नियुक्त किया गया है, जो कि पिनाका चंद्र घोष का स्थान लेंगे। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट लोकपाल थे, ठीक है, ये क्या थे, फर्स्ट लोकपाल थे, ठीक है, जिनका नाम है क्या, न्यायमूर्ति AM खानविलकर, ठीक है, ये पिनाका सिंह चंद्र और इन पिनाका चंद्र घोष, और इनका स्थान कौन लिया है दोस्तों, न्यायमूर्ति AM खानविलकर। अब आपकी जिम्मेदारी लोकपाल के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ध्यान रखिएगा हम यहाँ पे वन लाइनर फैक्ट्स को रट रहे हैं, वन लाइनर फैक्ट्स को जो है रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है T20 में सर्वाधिक तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए दोस्तों यान निकोल। और यान निकोल दोस्तों कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो नामीबिया देश के ये खिलाड़ी हैं, और इन्होंने नेपाल के खिलाफ जो है T20 में सर्वाधिक तेज शतक लगाया है, लगभग 33 गेंदों में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरे स्थान पर नेपाल के आते हैं दोस्तों कुशल मल्ला, इन्होंने मंगोलिया के खिलाफ 2023 में ऐसा कारनामा किया था। भारत में देखिए यहाँ पे, ठीक है, रोहित शर्मा है, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 2017 में सबसे तेज शतक लगाया था, 35 गेंदों में, ठीक है, शतक जड़ा था। तो ये नामीबिया के हैं, ठीक है, यान निकोल लाफ्टेस्टर्न, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करते दोस्तों, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा किया गया, DRDO के द्वारा किया गया, DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। और इसका नाम क्या है दोस्तों, वेरी शॉर्ट, ठीक है, रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, या फिर हम इसको वशुरार्ट्स भी कह सकते हैं। ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, और ये DRDO प्रयोगशाला और भारतीय उद्योग भागीदारी के सहयोग से जो है किसके द्वारा, तो ये इसी की विंग्स है दोस्तों, DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत, उसके द्वारा जो है इसे स्वदेशी रूप से यानी कि इंडिजिनसली इसको क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है, इसको डेवलप किया गया है, किसके द्वारा, तो ये जो है DRDO की विंग्स है, रिसर्च सेंटर इमारत के द्वारा, ठीक है। DRDO के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। DRDO की जो स्थापना की गई थी वो 1958 में क्या क्या था, इसका जो मुख्यालय है DRDO भवन नई दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। वहीं देखा जाए DRDO के वर्तमान अध्यक्ष या कार्यकारी जो है वो कौन है, तो ये समीर वी कामत जो है ये DRDO के अध्यक्ष और है, ठीक है, वर्तमान में समीर वी कामत है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत ने बांध बनाकर रोका पाकिस्तान जाने वाला रावी नदी का पानी। दोस्तों आप लोगों ने सिंधु जल संधि के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, ये 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, ये सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। किसके माध्यम से, कौन इसके मीडिएटर था, तो ये वर्ल्ड बैंक था, ये भी पूछता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। तो 1960 में हुआ था, जिसमें ये जो कश्मीर से बहने वाली जो भारत की 6 नदियां हैं उनका बंटवारा किया गया, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे देखिए सिंधु, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो ऊपर की 3 नदियां हैं जिनको हम पश्चिमी नदियां के नाम से, वेस्टर्न रिवर के नाम से जानते हैं, इंडस, झेलम और चिनाब, ठीक है, इन्हें आप ऐसे कर लीजिए IJ, ठीक है, C, IJC। और ये तीनों नदियों पे पूरा अधिकार जो दिया गया दोस्तों वो पाकिस्तान को दिया गया, लेकिन इसका 20% भाग जो है ये भारत के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इस पे किसी भी ऐसी तरह की कोई भी परियोजना नहीं बनाई जाएगी जिससे जो है पाकिस्तान में जाने वाला पानी किसी भी कारण से बाधित हो। तो ये 3 जो है वेस्टर्न नदियां। वहीं 3 की बात करें दोस्तों, ये 3 जो है रावी, ब्यास, सतलज, जिसे आप RBS करके जो है याद कर सकते हैं, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है, RBS करके याद कर लीजिए। ये ईस्टर्न नदियां हैं और इन पर जो है पूरी तरीके से जो अधिकार दिया गया वो भारत को दिया गया, और भारत ने अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये जो रावी है, रावी के पानी को जो अभी
अभी तक जो है 5 से 10% जो इसका भाग जो है कुछ चला जाता था, पानी जो था पाकिस्तान में, अब उस पर पूरी तरीके से उसको रोक दिया है बांध बना करके, और उस पानी का इस्तेमाल क्या किया जाएगा, जो जम्मू कश्मीर हमारा यूटी है वहां पे सप्लाई किया जाएगा उस पानी से। तो वहां पे क्या होगा, एग्रीकल्चर को प्रमोट होगा, एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाएगा वहां पे, यानी कि इरिगेशन जो है हमारी अच्छी होगी, वहां पे कई सारी परियोजनाओं को बनाया जा सकेगा, जल विद्युत परियोजनाओं को बनाया जा सकेगा। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये जो क्षेत्र है वहां पे पानी की कमी और कृषि के उत्थान के लिए और साथ ही साथ बिजली उत्पादन के लिए सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस नदी पे जो है बांध बना करके पाकिस्तान में जाने वाले पानी को रोक दिया गया भारत के द्वारा, तो रावी नदी, ठीक है। और ये 1960 का जो सिंधु जल समझौता है, संधि, इसको याद रखिएगा। और इसी के तहत जो है रावी के पानी पर विशेष अधिकार किसका था, वो भारत का था, और भारत ने अपने इसी अधिकार का जो है पालन करते हुए और सिंधु नदी जल संधि के तहत जो है ये कार्य किया, ठीक है। और यहाँ पे पंजाब के जो पठानकोट जिले में स्थित है, ठीक है, शाहपुर कुंडी बैराज जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच विवाद का कारण हुआ था, ठीक है। लेकिन इसके कारण बीते कई वर्षों से भारत के पानी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में जा रहा था, लेकिन अब क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। तो ये आपको देखिए यहाँ पे लगा दिया गया है, 19 सितंबर को हुआ था 1960 में, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव थे यहाँ पे उस समय, भारत के मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री दोस्तों, ठीक है। और फिर उसके बाद आप ये सारी चीजें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा, ठीक है, फैक्ट्स ऑफ द डे, करंट अफेयर का फैक्ट्स एक तरीके से कह सकते हैं, यानी कि 1 लाइनर पॉइंट। और इतना भी आप अगर रेगुलर पढ़ रहे हैं तो इस बात का पूरा श्योरिटी है, रेगुलर इतना भी पढ़िए तो भी आपके लिए करंट अफेयर सफिशिएंट होगा। अच्छे से देखते रहिए, रिविजन करते रहिए, नोट्स बनाइए। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे